इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में अब तक अपा इसमें टैक्सेबल फॉर ऑल परक्विजिट पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में अपन ने कंट्रीब्यूशन इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन में पढ़ा ओवर 750 हुआ तो टैक्सेबल होगा वरना नहीं होगा। फिर अपन ने पढ़ा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला। तो लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परक्विजिट टैक्स फ्री फॉर ऑल। तो टैक्स फ्री परक्विजिट में हम क्या पढ़ रहे थे? टैक्स फ्री परक्विजिट्स। इसके अंदर अपन ने मेडिकल फैसिलिटी का पढ़ा। मेडिकल में क्या पढ़ा? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ या एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हुआ या चीफ मिनिस्टर से अप्रूव्ड हॉस्पिटल हुआ तो क्या होगा? माफ। कोई और हॉस्पिटल हुआ तो फुली टैक्सेबल। और हॉस्पिटल में भी माफ कब होगा? जब स्पेसिफाइड डिसीज हो, एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को कैंसर, थैलीसीमिया टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो इलाज कहीं मर्जी हो, पूरा खर्चा एम्प्लॉयर देता है तो माफ। हेल्थ, मेडिकल या एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी क्या था? प्रीमियम एम्प्लॉयर भर दे तो क्या होगा? माफ। पढ़ा था अपने। और फिर पढ़ा फॉरेन ट्रेवल का। क्या पढ़ा? कि फॉरेन में जाने का खर्चा छोड़ दो, अलग करो। मेडिकल और स्टे का कब टैक्सेबल है? जितना आरबीआई की परमिशन है उससे ज्यादा वाला। आने जाने का खर्चा जो है ट्रेवल का वो कब टैक्सेबल होगा? अगर आप 2 लाख पर एनम से ज्यादा अर्निंग वाले एम्प्लॉय हो तो टैक्सेबल होगा वरना टैक्सेबल नहीं होगा। ये पढ़ा था अपने। विद न्यूमेरिकल एग्जांपल पढ़ा अपने। फिर अपने पढ़ा एंटरटेनमेंट फैसिलिटी टू ऑल, माफ। जिम या कुछ और प्रोवाइड कर दिया सबको तो भी माफ। मोबाइल टेलीफोन की फैसिलिटी, न्यूज़पेपर की, माफ। एम्प्लॉय के बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी वो भी क्या होगी? एग्जाम। फिर अपने पढ़ा एलटीसी या एलटीए, लीव ट्रेवल कंसेशन कह लो या लीव ट्रेवल असिस्टेंस। ये पढ़ रहे थे अपन। देना ये इससे आगे वाले नोट्स देना। तो जो अपन टैक्स फ्री परक्विजिट पढ़ रहे थे उसमें अपन ने एलटीसी और एलटीए पढ़ा। अच्छा, लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या? 5। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में शॉर्ट रूट से जाओगे तो क्या होगा? कहीं भी माफ। बाय एयर जाओ तो कैसे जाओ? इकोनॉमी से। बिजनेस क्लास में नहीं जाना। ट्रेन, बस, टैक्सी, बढ़िया एसी क्लास में जाओ। एम्प्लॉयर पैसा देगा, एग्जाम्प्ट होगा। बस जाना किससे है? शॉर्ट रूट से जाना है। ये बात अपन ने की थी। क्लियर? और जर्नी मस्ट बी परफॉर्म, पैसे ले लिए तो क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय का साथ जाना जरूरी नहीं है, फैमिली जाए, एम्प्लॉयर पैसा दे दे आने जाने का तो माफ, लेकिन जर्नी मस्ट बी परफॉर्म। ऐसा ना हो कि आप पैसा ले लो, वो फिर बख्शा नहीं जाएगा। ओके, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर अपन इसमें पढ़ा कि 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार जा सकता है? 2 बार। ये ब्लॉक 86 से बने हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल ब्लॉक चल रहा था 18, 19, 20, 21 वाला। इसमें 4 साल में 2 बार फ्री है, 3 बार जाओगे तो तीसरी बार क्या है? टैक्सेबल। लेकिन इससे पहले वाला जो ब्लॉक है 17, 16, 15, 14 वाला, उसमें अगर एक बार भी नहीं गए आप, एलटीसी अवेल नहीं की, तो इस बार वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक यानी 2018 में एक बार जाओगे, गिना नहीं जाएगा, माफ। 2 बार और चले जाओ अगले 3 साल में, ऐसे है। और इसमें क्या है? 98 के बाद कितने बच्चे साथ जा सकते हैं? बताया था 1 अक्टूबर 98 के बाद पैदा होने वाले एक्स्ट्रा बच्चों का जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। पहले एक बच्चा है, 98 के बाद की बात, 99 में एम्प्लॉय के एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 2003 में 2 ट्विन हो गए, तो तीनों जाएंगे? तीनों जाएंगे। लेकिन मान लो मैं कहता हूं कि 2002 में पहले ट्विन हुए, 2002 में, उसके बाद 2007 में क्या हुआ? एक बच्चा और हुआ, तो ये अलाउड नहीं, 2 हो गया कोटा पूरा, बताया था ना ये। नहीं तो तीसरे वाले बच्चे पे क्या लगेगा? टैक्स। उसकी फैसिलिटी माफ नहीं। पैसेज मनी भी कह सकते हो, दूर आते जाते हो तो वो आने जाने का खर्चा भी एलटीसी में कवर हो सकता है। और इसमें याद रखना, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म विद इन इंडिया। इंडिया के बाहर जर्नी करोगे तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। क्लियर? ओके। तो ये बताता है एलटीसी का। बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी एम्प्लॉय के, वो भी माफ। फैमिली प्लानिंग के खर्चे
एम्प्लॉय को कह दिया ये ले भैया पैसे इलाज करवा ले अपना, माफ। लेकिन हमारे काम होता है ये ऑल परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर जॉब करते हैं उनको मिलने वाले अलाउंसेस भी माफ थे, उनको मिलने वाले परक्विजिट भी क्या है, माफ। फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जो एम्प्लॉय इंडिया के बाहर काम करते हैं, समझे। एक बंदा आईटीसी कंपनी में जॉब करता है, 4 महीने के लिए उसे लंदन भेज दिया गया, 4 महीने में उसे जो भी अलाउंस मिलेंगे माफ, पड़ा था अलाउंसेस में, उसको उस 4 महीने में वहां जो भी परक्विजिट मिलेंगे वो भी क्या होंगे, माफ, एग्जाम्प्ट। सही है, बोलो। तो अलाउंसेस भी माफ और परक्विजिट भी। तो बस कोई पोस्ट नहीं मांगी कोई भी, वैसे यूएनओ में नौकरी करने वालों को तो सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट सब माफ है। अगर आप यूएनओ में नहीं जॉब करते, रूटीन एम्प्लॉय हो, तो आपको वहां पे जितने भी अलाउंस, परक्विजिट मिलेंगे वो क्या होंगे, एग्जाम्प्ट। आम आदमी से रिलेटेड ये। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घर मिलते हैं वो क्या होंगे, माफ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घर मिलते हैं रहने के लिए वो क्या होंगे, माफ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस भी क्या थे, एमएलए एमपी को सरकारी कोठियां मिलती हैं रहने को, वो भी एग्जाम। वैसे तो एमएलए एमपी की सैलरी नहीं है, अदर सोर्सेज का पार्ट है क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। पर जहां भी पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में तो सरकारी कोठियां जो एमएलए एमपी को मिलती हैं वो माफ होती हैं। ओके, उसके बाद कहता है कि कोई भी पेमेंट एनपीएस से ली, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, सेक्शन 1012A और सेक्शन 1012B। पूरा ही पैसा निकाल लिया तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, 60%। पूरा नौकरी गई उसकी, सारे पैसे निकाल लिए एनपीएस से। मान लो मालिक वाले अपने सब मिला के 20 लाख हैं, तो 60% 12 लाख माफ, 40% 8 लाख पे क्या लगेगा, टैक्स। लेकिन अगर पार्शियल विड्रॉ किए हैं तो 25% माफ होगा, किसका, एम्प्लॉय का खुद वाला। 75% पे उस पे भी क्या है, टैक्स। तो बाकी और कोई माफ नहीं होगा। ये विद न्यूमेरिकल एग्जांपल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा याद दिला रहा है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे भी जो ओ पॉइंट है, पेज नंबर 31 पे कर चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन में साल का 750 तक कंट्रीब्यूशन माफ है। एम्प्लॉयर ने इन तीनों में मिला के अगर मान लो 10 लाख कर दिया कॉन्ट्री, तो कितने पे टैक्स, 250। इस 250 पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी क्या होगा, टैक्सेबल, जो इनकम में जुड़ा है। ये परक्विजिट में पढ़ चुके हैं, लास्ट परक्विजिट था टैक्सेबल फॉर ऑल में। और रेंट फ्री हाउस कहाँ मिला है, रिमोट एरिया में पढ़ चुके हैं। रिमोट एरिया, सुनसान एरिया, वहां पे घर मिलता है तो वो पूरी तरह से माफ है, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन पॉइंट नंबर एन, पेज नंबर 30 पे क्या, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉइज नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अगर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे कोई टैक्स लगता है तो एम्प्लॉयर कहता है तू चिंता मत कर, मैं भर दूंगा। एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है सेक्शन 192(1)(a) के अंदर, क्या याद ना भी रहे ये सेक्शन, कोई खास बात नहीं है। अगर तुझे ये मिलता है तो एम्प्लॉय को 10 CC में माफ है, एग्जाम्प्ट फॉर एम्प्लॉय, एग्जाम्प्ट फॉर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसके लिए माफ है अंडर सेक्शन 10(10)(c). 10(10)(c) तो VRS का था, ये 10(c) है। 10(10)(c) तो किसका था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का, ये 10(10)(c) है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के किस पे टैक्स भर दिया, कुछ परक्विजिट पे, तो वो पूरी तरह से क्या होगा, माफ होगा। याद रखना, एम्प्लॉयर ने कोई भी टैक्स भर दिया एम्प्लॉइज के परक्विजिट पे, वो पूरी तरह से क्या है, एग्जम्प्ट है। ये क्या चीज है, समझना इसको, ये क्या कहना चाहता है। अगर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे देखना, ये बिल्कुल वैसे गरीब आदमी है, उसकी आप हेल्प करना चाहते हो, बेचारे की हेल्प करना चाहते हो, पर आप उसको कहते हो बाबा क्या चाहिए तेरे को, वो बेचारे को खाने को कुछ नहीं है, क्या तेरे घर में AC लगवा दूं,
आपने कहा तेरे घर में एसी लगवा दूं? वो बुजुर्ग बाबा सोचता है भैया खाने को कुछ है नहीं, एसी लगवाएगा। वो कहा बेटा नहीं चाहिए एसी। आप हैरान हो भी मैं तेरे को एसी दे रहा हूँ, तू बढ़िया गर्मी से बच, यहाँ बैठा है कहीं गर्मी में। वो कहता बेटा बिल कौन भरेगा? यानी बाबा चाहता है एसी तो दे दो, साथ में उसका बिल का भी तो इंतजाम करो, क्योंकि बिल मैं कहाँ से भरूंगा। आपने कहा चल ठीक है, तेरे सारे घर के बिल नहीं मैं भर सकता, कहीं मैं तेरे को हाँ कर दूं, तू पता लगे प्रेस भी करने लग गया, कपड़े प्रेस करके डालने लग गया, हीटर चलाने लग गया, गीजर चलाने लग गया, वॉशिंग मशीन चलाने लग गया ना, मैं तेरा कौन सा बिल भरूंगा? एसी वाला। यानी कैसे? प्रोपोर्शनेट, कि ताकि तू एसी लेने से इनकार ना करें। तो अब आप उसका बिल कैसे देखोगे? टोटल जो बिल आया कितने यूनिट्स का है, उसमें से एसी के यूनिट कितने और बाकी यूनिट कितने, आपने अंदाजे से कौन सा बिल भर दिया? एसी वाला। बाबा का एसी वाला बिल भर दिया। ऐसे वही चीज है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है बेटा कार दे दूं क्या तेरे को, ऑफिस में आ जाया कर, घर में यूज कर ले, नौकर दे दूं? वो कहता नहीं जी, पहली सैलरी पे टैक्स लग रहा है, और दोगे फैसिलिटी और टैक्सेबल हो जाएंगी। आपने कहा चलो इस कार पे जो टैक्स है मैं भर दूंगा, फिर तो ठीक है भी, जो प्रोपोर्शनेट टैक्स कार फैसिलिटी पे है वो मैं दे दूं, तू कार चला, तेरे पे जो टैक्स बनेगा उस कार फैसिलिटी पे एवरेज रेट से अंदाजे से मैं भर दूं। क्या फिर क्या साहब दिक्कत है? पूछ क्यों रहे हो? दो कार भाई, मेरी परक्विजिट में दिक्कत है, सैलरी में टैक्स लगता है जुड़ के, वो आप दे दोगे, फिर मेरे को क्या दिक्कत है? कहता फिर दे दो। तो पर वो टैक्स ऐसे कार फैसिलिटी पे अकेली पे निकलेगा कैसे? कार पे, नौकर पे, और बड़ी फैसिलिटी, खाना खिलाते हो एम्प्लॉय को, क्या बेटा खाना खाएगा? रोज खा लिया कर। कहना जी 50 के ऊपर टैक्स लगता है, 50 के अंदर मेरा चलेगा नहीं, खाने बैठूंगा तो ज़्यादा खा जाऊंगा। तो एम्प्लॉयर कहता है खा ले कोई बात नहीं, तेरे खाने के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना 50 से ऊपर वाला टैक्सेबल, वो तो इनकम में जुड़ेगा, उस पर जो टैक्स लगेगा चिंता मत कर मैं भर दूंगा। ऐसी घर दे दिया आपको रहने के लिए, आप डरते डरते रह रहे हो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कहता है कोई नहीं मैं भर दूंगा टैक्स। ये सारी चीज जो है ये फुल्ली एग्जम्प्ट है एम्प्लॉय के लिए। और खास बात, एक बड़ा बेकार रूल, एम्प्लॉयर को ये P&L में अलाउड भी नहीं है, तो कोई एम्प्लॉयर क्यों भरेगा ये टैक्स? ये देखो, नॉट अलाउड टू एम्प्लॉयर टू डेबिट दैट एक्सपेंस यानी टैक्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज वो P&L में डेबिट कर ही नहीं सकता एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पागल है जो खर्चा करेगा कि मैं खर्चा करूं और वो खर्चा मेरे P&L में भी ना आए, तो एम्प्लॉयर ये खर्च क्यों करेगा? करेगा ही नहीं नॉर्मली। लेकिन इनकम टैक्स कहता है ये तो आप करो ना करो आपकी मर्जी, हमने रूल बता दिया, एम्प्लॉय को तो फायदा ही फायदा, उसका टैक्स अंदाजे से किसने भर दिया? एम्प्लॉयर ने। और एम्प्लॉयर को बेचारे को ये खर्चा P&L में लिखने को भी नहीं मिल रहा कि चलो इनकम ही कम हो जाए थोड़ी सी, ना टैक्स बच जाए ना। तो ये कौन पे करेगा? बुकिश दुनिया है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं इसका एक ट्रीटमेंट, देखना। मान लो मैं कहता हूं अदर टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्सेबल सैलरी और कोई इनकम है नहीं, आपकी अदर इनकम 5.5 लाख है और आपको कार फैसिलिटी मिल रही है। कार फैसिलिटी की वैल्यू है, मान लो बड़ी कार है 2400 प्लस 900 3300 रुपये महीना होगी। एम्प्लॉयर ने बड़ी गाड़ी विद ड्राइवर दी है और आप सोच रहे हो ना जी ना ड्राइवर गाड़ी मिलेगी तो इस पर परक्विजिट हो जाएगा, टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर कहता है मैं भरूंगा, तू क्यों चिंता करता है? 12 महीने का कितना हो गया बोलो? टोटल इनकम एम्प्लॉय की कितनी आ जाएगी मान लो, और कोई इनकम नहीं है? 589,600। इस टोटल पे टैक्स बनाना, टोटल पे टोटल टैक्स ऑन 589,600 कितना टैक्स बनता है विदाउट 115 BAC। उसने डिडक्शन लिए हैं, सब कुछ किया है। लगाओ 5 लाख तक तो 12,500 हो गया। उम्र 60 साल से कम है, कोई चिंता नहीं, 60 में बंदे रिटायर हो जाते हैं। तो 5 लाख तक तो 12,500, 89,600 का 20% करना, टोटल कितना बन गया टैक्स? 30,420। इसके ऊपर 4% क्या जोड़ लो? एजुकेशन सेस। कितना टैक्स बनेगा इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 31,37 लगभग। तो एवरेज रेट से एवरेज टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन कार परक्विजिट,
आपको एम्प्लॉयर कहता है तेरी कार परक्विजिट पे मैं अपने आप देख लूंगा। वैसे टोटल टैक्स 31,637 कितनी इनकम पे बनता है 589,600, परसेंटेज में देखो तो कितना आता है इंटू 100 भी करना है, या फिर इसको ऐसे कर लो भाई टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन कार परक्विजिट, ऑन कार परक्विजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स भर दिया कितना, देखो टोटल टैक्स बनता है इतना और टोटल इनकम ये, तो कार परक्विजिट कितने का है 39,600 है ना कार की टैक्सेबल वैल्यू, उसका 5.36% कर लो कितना आ रहा है 24। अब ये 2124 एम्प्लॉई कल को कम दे देगा, कल को ये टैक्स किसने भर दिया एम्प्लॉयर ने, ये एम्प्लॉय के लिए माफ, ये आम इनकम टैक्स नहीं, ये कुछ परक्विजिट पे भरा हुआ टैक्स है बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अंदाजे से टोटल टैक्स टोटल इनकम पे ये बना 5.36%, तो कार वाले पे 39,600 पे कितना बन गया 2124, किसने भर दिया 2124 एम्प्लॉयर ने। चला तू कार, तेरा टैक्स 2124 बनता है ना कार पे अंदाजे से, ले मैं भर देता हूँ 2124, फ्री हो जा चला कार आराम से। वो 2124 कल को एम्प्लॉय क्या बढ़ेगा कम, कल को एम्प्लॉय का टैक्स 31,637 बनेगा ना, कहेगा 2124 पेड माय बाय एम्प्लॉयर, बाकी टैक्स भर देगा, समझे। और ये 2124 क्या P&L में लिख पाएगा एम्प्लॉयर ना, क्या ये 2124 एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा नहीं, ये एम्प्लॉय के लिए माफ है सेक्शन 10(10)(c) में, और एम्प्लॉयर के P&L में भी डेबिट नहीं करने दिया जाएगा। इसको इस तरह भी कर सकते हो, ये परसेंटेज ना निकालो, ये रेट है ना इसको एवरेज रेट कहा जाता है, इस रेट को एवरेज रेट, टोटल टैक्स टोटल इनकम के ऊपर एवरेज रेट। इसकी बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्टकट, भाई परसेंटेज ना ही निकालो, टोटल टैक्स है 31,637 कितने पे, ये है 589,600 पे, इंटू 39,600 पे कितना बनेगा, कार फैसिलिटी पे कितना बनेगा बनाओ 2124 ही बनेगा। ऐसे ये किसने पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, माफ आपके परक्विजिट में माफ है, और कल को एम्प्लॉयर को भी P&L में लिखने नहीं दिया जाएगा। बोलो, ये कार जरूरी नहीं, कार पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे, नौकर फैसिलिटी पे हो सकता है, खाने की फैसिलिटी पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, ये तो 2-3 पे हो सकता है ये एक के बजाय। तो मैंने तो बताया जिस जिस परक्विजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स भरा है वो टैक्स आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा, और कल को जो टैक्स भरेगा एम्प्लॉय कहेगा इतना तो मेरे मालिक ने दे दिया, बाकी टैक्स भरेगा। एम्प्लॉय के लिए तो फायदा है, एम्प्लॉयर के लिए कोई फायदा नहीं, वो आपका ये टैक्स भर के P&L में भी खर्चा नहीं डाल सकता, समझे, उसको क्या फायदा है। पर वही एम्प्लॉय की हेल्प करनी है, जैसे आप गरीब बाबा को AC देना चाहते हो, बाबा कहता बेटा पैसे ही दे दे यार, खाना वाना खा लूँगा, AC का क्या है, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी ही जाती है, पेड़ के नीचे सो जाऊँगा, कहता वो भी AC है मेरे लिए तो। पर आपका मन है कि इसको भी ऐश कराऊँ, ऐसे होता ना कई बार, वो बंदा कहता जी मेरे को ये दे दो, आप कहते नहीं इसको कोई अच्छी चीज़ दूँ ये भी याद रखेगा, ऐसा। तो वो चीज़ है, भी वो बिल की चिंता कर रहा है, आप कहते बिल भी भरूंगा तेरा, वो वाली बात है कि एम्प्लॉयर कहते इसको फैसिलिटी देनी है, पैसे ले लेगा तो वही है, लोग गरीब को खाना खिला देंगे, कहता हाँ बेटा खाना खिलाते हैं डब्बे में, कहता अभी इसको एक शाही पनीर खिला दो और एक प्याज वाली रोटी खिला दो और ये खिला दो वो खिला दो वो कह रहा है बाबू जी, कहता जी 200-300 का खाना, ऐसे होता है कई बार, आप उसको पैसे नहीं देते, आपको लगता है पैसे दूंगा, पता नहीं ड्रिंक करेगा क्या करेगा, चलो खाना खिला दें कोई बात नहीं, कौन सा रोज़ खिलाना है, ऐसे कई बार होता है। ऐसे ही फॉरेन से कोई रिलेटिव थे, फॉरेन से उनके आगे नॉन आ गए, जैसे वहाँ बाहर गए लोगों के ना ऐसी जान पहचान बन जाती है, जैसे पैसे की तो आपको पता ही, हमसे पैसे इतना 80-90 गुना है हमसे, वो तो वैसे ही रईस हैं, उनके $100 हमारे वैसे ही क्या 9,000 रुपये हो जाएंगे, 8,500, तो क्या वैल्यू है हमारे रुपए की, वो तो $100 फेंकेंगे 9,000 रुपये में कुछ इंडिया खरीद लेंगे, मान के चलो वैल्यू बहुत है पैसे की उनके। तो कोई आगे वहाँ से फॉरेन से, वो कहते जी हमें इंडिया घूमना है, भाई ताजमहल सुना हुआ है हमने इंडिया में, ये वो, तो अब घुमाए कौन, यहाँ वालों के पास कौन सा टाइम है, देखो बिजी लाइफ हर एक की, भी तुम्हारे पास पैसा है होगा लेकिन हमारे पास टाइम तो नहीं है।
तो उन्होंने ना उनको मतलब जैसे वो 2 जने थे, उनको घुमाने के लिए 2 बंदे भेज दिए, एक ड्राइवर एक और हेल्पर। भाई बड़ी गाड़ी दे दी, भाई इनको जहाँ जहाँ कहते हैं इनको घुमाते रहो, कोई चिंता नहीं है। पैसे की दिक्कत आए तो बताना, वैसे इनके पास कोई पैसे की तो कमी है नहीं, भाई इनको घुमा दो, हमारे पास टाइम नहीं है। रिश्तेदार कहते भी कौन घुमाए यार, तुम तो आगे फुर्सत में, हम थोड़ी फ्री हैं। ये चीज़ है, रियल फैक्ट बताता हूँ भी, अब टाइम कहाँ है। तो उनको घुमाना था, चंडीगढ़ आए थे वो, चंडीगढ़ से भेज दिया कहीं आगरा कहीं, वो जाएँ वहाँ 5 स्टार में, क्योंकि उनको पैसे की तो परवाह नहीं है, पैसे तो डॉलर में उनके पास। 5 स्टार में जाएं और साथ में वो ड्राइवर जो हेल्पर था उनको भी ले जाएं, एक एक थाली उनकी भी लगवा दें। वो बेचारे हैरान, वो रेट देखें वहाँ पे, भाई यहाँ का डिनर क्या 8,000 का है, 7,000 का है, 10,000 का है। वो कहें, उनका मन करे भी ये खाना तो हमें कोई नहीं चाहिए, भी हमें तो बाबू जी वैसे ही पैसे दे दो, हम तो बाहर खा लेंगे 100 रुपये वाला, भी हमारे पे आप खर्च रहे हो खाने पे 8,000 7,000 रुपये। तो उनको कौन सा शौक है 5 स्टार में खाने का, उनको तो है कि हमें 8-7,000 रुपये हमें प्लेट दे के खर्चा कर रहे हैं कि हमें पैसे दे दें, भाई हम तो गरीब बाहर 200 वाला खा लेंगे, इतने बच जाएंगे। उनको ये बातें थोड़ी समझ आती हैं, उनके लिए ऐसा फ़र्क नहीं होता ना, हमारे यहाँ भी गरीब है, ड्राइवर है, इसको 100 दे दो बाहर खा लेगा, ऐसा है ना। उनके लिए तो इंसान ही है, वो तो सबको बराबर ही समझते हैं। उन्होंने साथ बिठाते, हर जगह ड्रिंक करनी है तो साथ खाना। वो बाद में आके अपना एक्सपीरियंस बताते, जी हमें दिल बहुत जल रहा था हमारा, क्या पैसे तो वो खर्च रहे थे हम पे, लेकिन हमें लग रहा था भी वेस्ट है, भी इससे अच्छा हमारे पैसे वैसे ही 50,000 हमें दे दो, हम पे जो खर्च रहे हो जगह जगह। तो एक ऐसा सिस्टम हो जाता है, पैसे की वैल्यू का हर बंदे के लिए अलग अलग इफेक्ट है। तो वही है, एम्प्लॉयर आपको हौसला देने के लिए आपका टैक्स भरने को तैयार है। तो ये थे टैक्स फ्री परक्विजिट, क्लियर। मैं क्वेश्चन इसमें 43 कर चुका हूं, 44 देखना स्पीडली 1 मिनट के लिए। 44 क्या कहता है, ग्रोस एनुअल सैलरी 44 में आपकी कितनी है, ग्रोस एनुअल सैलरी है 195। ओके, हमें क्या कह रहा है, कह रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने भरे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो क्या करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले फुल्ली टैक्सेबल, कितने हैं 30,000। थर्ड कहता है कि आपका मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने दिया एक ऐसे हॉस्पिटल में जो क्या है, चीफ कमिश्नर से अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल फ्रॉम CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जाम। फोर्थ ये भी कह रहा है रिम्बर्समेंट है चीफ कमिश्नर से अप्रूव हॉस्पिटल में, चाहे ऑब्लिगेशन है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है CCIT माफ। जो चीफ कमिश्नर से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, चाहे वो क्या है ऑब्लिगेशन हो, भी खर्चा आपने किया, एम्प्लॉयर ने बिल पे कर दिया, या एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली हॉस्पिटल को कह दिया मैं दे दूंगा, एम्प्लॉय का इलाज कर लो। दोनों ही हालत में हॉस्पिटल कौन सा है, गवर्नमेंट का या एम्प्लॉयर का या अप्रूव्ड हॉस्पिटल, तो क्या होता है माफ, परेशान करने के लिए कर रखा है। 5वां ट्रैवलिंग का खर्चा फॉरेन में अटेंडेंट के साथ, ठहर जो, क्या एम्प्लॉई 2 लाख से ऊपर वाला है, ये देख लो, अबव 2 लाख तो यही बन गए, 2 लाख से ऊपर कमाने वाला है। तो ट्रैवल का खर्चा, क्योंकि एम्प्लॉई की ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है साल की, तो आने जाने का खर्चा क्या होएगा, टैक्सेबल, माफ नहीं होगा, टैक्सेबल होगा आने जाने का। नेक्स्ट कहता है एक्सपेंडिचर ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट 1.5 लाख, आरबीआई की परमिशन 7th पॉइंट में कह रहा है ये 1 लाख, स्टे एंड ट्रीटमेंट का खर्चा, स्टे और ट्रीटमेंट का खर्चा 1.5 लाख, जबकि 1 लाख रुपए उसमें से कम कर दो तो 50,000 क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। 8th ये 6-7 हो गया। 8th कह रहा है एम्प्लॉयर ने उसका मेडिकल एक्सपेंसेस वापस कर दिया, ग्रैंडफादर के इलाज पे खर्चा हुआ था। भैया ग्रैंडफादर परिवार में नहीं आता, उसका खर्चा मालिक करेगा तो वो माफ नहीं, क्योंकि पेरेंट्स हैं और ब्रदर सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, बच्चे वाइफ हमेशा फैमिली है, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय दे कैन बी ट्रीटेड एज फैमिली मेंबर्स, लिखा था। ओके तो ग्रैंडफादर परिवार में नहीं था। 9th कहता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया, तो ये तो स्पेसिफाइड डिसीज हो गया, कोई मर्जी हॉस्पिटल हो, कमिश्नर से अप्रूव्ड हो या ना हो, ये तो क्या है माफ। तो ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है, बनाओ, अगर 115 BAC ऑप्ट करेगा तो आंसर टैक्सेबल सैलरी है, वरना 16(1)(a) की क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,
115 बीएसी ऑप्ट नहीं करता तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी यहां से 327। बोलो कोई डाउट? समझ आइए ये वाला रूल? बोलो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? कोई भी डाउट? ये तो थे परक्विजिट, टैक्स फ्री परक्विजिट हमारा हो गया, ठीक, टैक्सेबल परक्विजिट हो गया। और याद रखना परक्विजिट में तो एक एलटीसी ऐसी है जो अगर आप कौन से एम्प्लॉई हो जो 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो आपको एलटीसी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और जितना पैसा घूमने फिरने का मिला है वो सारा क्या हो जाना है, टैक्सेबल। लेकिन 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करते तो जो रूल मैंने बताया उस लिमिट के अंदर माफ है। परक्विजिट में और कहीं फर्क नहीं था, 115 बीएसी ऑप्ट करो या ना करो। अलाउंसेस में किस किस अलाउंस में प्रॉब्लम थी? एचआरए में 115 बीएसी ऑप्ट करोगे तो एचआरए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं ऑप्ट करोगे तो मिलेगी। और 3 परक्विजिट छोड़ दो, उसमें कॉमन रूल है, कौन सा? कन्वेंस, ट्रैवलिंग या वो कर दो ट्रांसफर, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, दिल्ली, ये अलाउंस है ना, दिल्ली कह लो, ट्रांसफर, कन्वेंस, ट्रैवलिंग ये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस किन के लिए? हैंडीकैप के लिए। ये सब के लिए सेम है, 115 बीएसी ऑप्ट करो या ना करो। इसको छोड़ के 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो सारे अलाउंस क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, बस ये फर्क था। और डिडक्शन में क्या है? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर 115 बीएसी ऑप्ट करोगे तो, 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करोगे तो डिडक्शन मिलेगी। तो ये मैंने बताया वो रूल जो 115 बीएसी की वजह से सैलरी में इफेक्ट होते हैं। क्लियर? अलाउंसेस 3-4 अलाउड है, बाकी सारे डिसअलाउड। ट्रैवलिंग, दिल्ली, हेल्प, दिल्ली, ट्रैवलिंग, ट्रांसफर या कन्वेंस अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हैंडीकैप, ब्लाइंड वाला, ये सबको अलाउड है, 115 बीएसी वाले को भी। बाकी कोई अलाउंस अलाउड नहीं है, ठीक है? बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है, 115 बीएसी ऑप्ट करोगे। एलटीसी फुल्ली टैक्सेबल है, 115 बीएसी ऑप्ट करोगे, नहीं ऑप्ट करोगे तो एलटीसी टैक्सेबल नहीं, लिमिट के अंदर माफ है। डिडक्शन मिलेगी 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करोगे तो, 115 बीएसी ऑप्ट करोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट की और प्रोफेशनल टैक्स की। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, क्या कह रहा है देखना। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा। चलो देखना पेज नंबर 32 पे क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या? ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड 3 तरह के होते हैं। प्रोविडेंट फंड 3 तरह के हो सकते हैं, एक तो जीपीएफ कह लो या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कह लो, ये तो वहां काम करता है, चलो एसपीएफ कह लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है। नॉन गवर्नमेंट में 2 तरह के होते हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो ये तो सरकारी आदमी जितने भी रेलवे के, पुराने रोडवेज के एम्प्लॉय हैं, उनके अंदर ये चल रहा है जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, या दूसरा नाम है एसपीएफ यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से चल रहे हैं, एक आरपीएफ, एक यूआरपीएफ, टोटल 3 हो गए, 1 2 3। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर भी 2 तरह के हैं, जहां 20 से ज्यादा आदमी काम करते हो, ओवर 20 एम्प्लॉइज काम करते हो, वो बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। जो बड़ा प्राइवेट सेक्टर है वहां पे क्या लगता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का रूल। तो आप कहोगे जी ये तो 20 से ज्यादा तो हर स्कूल में स्टाफ है, तो है तो भैया आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के, सरकार के रूल, कितने पैसे आप डालो, इतने पैसे एम्प्लॉय के काटो, जमा करो, वो रूल लगेंगे। और बहुत ही छोटा प्राइवेट सेक्टर है ना, मान लो 12-13 एम्प्लॉय हैं, वहां पे कौन सा प्रोविडेंट, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर, जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ही कम है, 20 से भी कम है, वहां पे कौन सा प्रोविडेंट फंड चलता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 3 प्रोविडेंट फंड, सरकार वालों का, प्राइवेट वाले में आरपीएफ। जैसे मैं अक्सर डीएवी स्कूल का, डीएवी कॉलेजेस का एग्जांपल देता हूं। डीएवी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 100 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, स्कूल्स की तो गिनती नहीं है, एक शहर में 2-2 भी हैं।
कहीं पुलिस डीएवी बना दिया तो एक डीएवी नॉर्मल बना दिया, ऐसे कॉलेजेस भी हैं बहुत जगह। चंडीगढ़ का डीएवी फेमस है, आपको पता होगा। तो काफ़ी जगह क्या है, कॉलेजेस भी हैं। तो डीएवी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस पहाड़गंज दिल्ली में है, हजारों एम्प्लॉई हैं डीएवी के पास। तो उनका प्रोविडेंट फंड कौन सा है, रिकग्नाइज। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, उनमें सब में क्या मिलेगा, रिकग्नाइज। बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ क्या मिलेगा, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बस फर्क यह है कि इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने का थोड़ा सा रूल लीनियंट है, इसमें तो पूरे सरकार के रूल के हिसाब से करना ही पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, ऐसा सिस्टम है। तो 3 प्रोविडेंट फंड है, एक नाम मिलता जुलता और है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। कई बार ना लोगों को लगता है भी ये भी प्रोविडेंट फंड है तो इनके जैसा होगा, ना, इसमें एनीवन कैन कंट्रीब्यूट, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट। इस फंड में मैं कहीं नौकरी नहीं करता, ये तो नौकरी वालों के होते हैं, इसमें कोई भी डाल सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है, एसबीआई और इसकी सब्सिडरी बैंक जो एसबीआई से रिलेटेड है सारे, अब तो मर्ज भी हो गए, स्टेट बैंक पटियाला वगैरह वो, तो एसबीआई में खुलवा लो, स्टेट बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, कोई भी खुलवा सकता है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें डाला जा सकता है पैसा। इसमें जितना पैसा डाले, एम्प्लॉय भी डाल सकता है, हाँ कोई भी डाल सकता है। पीपीएफ के नाम से आप अपना, अपने माइनर बच्चे के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें जितना पैसा डिपॉजिट करोगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, जितना पैसा डालोगे उस पे एक आगे सेक्शन आएगा, 80C की डिडक्शन मिलेगी जमा करने पे, आपकी इनकम माफ करवाएगा। मोर ओवर इस पे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ बैलेंस जो होता है वो एग्जम्प्ट है। तो अच्छी चीज है ना। मान लो 2019-20 में लाख रुपए मैंने डाले पीपीएफ में, उस पे क्या मिलेगी, लाख रुपए पे 80C की डिडक्शन कर कैसे मिलेगी देखेंगे। और फिर इस साल 2021 में उस पर इंटरेस्ट आया 8,000 रुपये, मान लो उसी में जुड़ गया, तो वो 8,000 रुपये भी क्या है, माफ, अदर सोर्सेज में माफ होएगा, अंडर अदर सोर्सेज माफ है। तो ये पीपीएफ और है, ये और है, नाम से क्लियर लगता है कि शायद ये भी इनके जैसा ना। वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन वाले हैं ना, थोड़ा एम्प्लॉयर जमा करवाएगा, थोड़ा एम्प्लॉय का कटेगा, वो है। ये और चीज है, मिलता जुलता नाम है। तो मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन ना हो, कि आपके माइंड में आए कि ये प्रोविडेंट फंड कौन सा है, ये और चीज है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है। ओके, अब देखो इसमें पीपीएफ की बात हुई अपनी। अब इन तीनों प्रोविडेंट फंड में एक देखना कंट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम। मान लो किसी बंदे का पे स्केल है 15,000, 2,000 और 45,000। इसका मतलब जब नौकरी लगा कितनी तनख्वाह है, 15। हर साल कितनी बढ़ जाएगी, 2,000, 17 हो जाएगी, फिर अगले साल 19,000 महीने की हो जाएगी, ऐसे। अभी जॉब लगा है वो, मान लो 1 अप्रैल 2020 में, तो उसकी पे क्या होगी, बेसिक क्या होगी, 15,000 बेसिक सैलरी होगी उसकी ग्रोस बेसिक सैलरी तो कितनी होगी, 15,000 होगी पर मंथ। लेकिन मालिक ने काट लिया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑन अमाउंट। एम्प्लॉई का खुद का, मालिक ने मान लो 10% काट लिया, 1,500। उसे हर महीने कैश सैलरी कितनी दे देता है, कैश सैलरी 13,500। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, 1,500 रुपये एम्प्लॉई के काट लेता है, वो जमा करवाता है। एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 1,500 है। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1,500 कितने रुपए, 3,000। एम्प्लॉय के अकाउंट में हर महीने कितना जमा हो रहा है, 1,500 3,000 रुपये जमा हो रहा है एम्प्लॉय के अकाउंट में। 1,500 ये 1,500 ये, कैश कितना मिल रहा है, 13,500। आप मुझे बताओ एम्प्लॉय की इनकम में कितना जाना चाहिए, देखा जाए तो कैश रिसीव तो कितना है, 13,500 महीने का, तो 12 महीने का कितना हो गया बोलो, 162। अब कंट्रीब्यूशन दो तरह के हैं टू आरपीएफ। खुद का उसका कितना है, ऑन, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है 1,500 रुपये महीना।
12 महीने का कितना हो गया 18,000। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1500 रुपये महीना, और 12 महीने का एम्प्लॉयर का भी कितना है 18। तो देखा जाए तो तेरी सैलरी में कितना जाना चाहिए, समझे भी। आपका पे स्केल जो है वो 15,000, 2,000, 45,000 का है। आपके 15,000 में 10% क्या एम्प्लॉई आपके काट लेता है 1500, इतने ही अपनी जेब से करवाता है। यानी आपके आरपीएफ में कितने जमा हो रहे हैं हर महीने, 15 आपके कट रहे हैं, 1500 एम्प्लॉयर 3,000 रुपये जमा करवा रहे हैं हर महीने। साल के 36,000 हो गए, देखो 36। आपको कैश कितने दे रहा है 13,500 रुपये महीने के, 12 महीने के एक बार। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, इतना कैश मिल गया आपके खातों में जमा हो गया 36। अगले साल इस 36 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट, वो बढ़ेगा, और पैसे डालेंगे, यूं ही ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। 36 जमा हो गया इस साल, इस पे इंटरेस्ट लग के बढ़ेगा, ये और डालेंगे अगले साल, फिर और बढ़ेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा, बढ़ेगा। जब आप रिटायर होंगे तो लाखों रुपए आपको मिलेगा, लमसम पेमेंट मिलेगी जब आप नौकरी छोड़ेंगे। ऐसा है ना, ओके। इसकी बजाय अगर मैं ऐसे करूं, और मैं करूं कि एम्प्लॉय की ग्रोस बेसिक सैलरी ही उठाता हूं मैं, क्या उसकी पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी बनती है 15,000 रुपये महीना ही बनती है ना, देखा जाए तो 12 महीने की कितनी बनी। इसका मतलब तो ये हो गया कि उसका जो कंट्रीब्यूशन कटा है मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मैंने टैक्स 13,500 पे नहीं सीधा किस पे लगाया 15 पे। तो और क्या जोड़ना बाकी है, एम्प्लॉयर वाला ना, एम्प्लॉय के खुद वाला तो ऑलरेडी जोड़ ही लिया मैंने, ये चीज तो इकट्ठी कर ली मैंने एक 62 दिया होता तो एम्प्लॉय वाले भी जोड़ता। मैंने उठाई कौन से 13,500 नहीं, मैंने उठाई पूरी ग्रोस बेसिक सैलरी 15,000, 12 महीने की 81। चिंता है तो किसको और ऐड करने की, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो अभी नहीं जोड़ा टू आरपीएफ, वो जोड़ना चाहता हूं 1500 रुपये महीना, 12 महीने का कितना। यानी मैं ये दोनों में फर्क बताना चाहता हूं कि बात तो वही है 198, बस फर्क क्या है कि अक्सर हम क्या करते हैं, कैश वाला अलग और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जोड़ के बात तो वही बनेगी, पर ऐसे नहीं करना। हमें पे स्केल से क्या उठाना है, ग्रोस बेसिक सैलरी कितने रुपए आपकी 15,000, 12 महीने की क्या होगी 180, ये क्या होगी टैक्सेबल। समझे बात, बोलो कोई डाउट, 180 टैक्सेबल, सही है बोलो। तो मैंने इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जोड़ रखा है, लेस किया ही नहीं, तो उस पर दोबारा जोड़ने का तो सवाल नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयर वाला कहां जुड़ा है वो जोड़ने का सवाल है। अगले साल इंटरेस्ट लग के बढ़ेगा, उस पर भी टैक्स लगाने का सवाल उठता है, ठीक। और जब रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा तब भी टैक्स लगाने का एक क्वेश्चन माइंड में आता है, उस पर टैक्स लगाने की कैलकुलेशन ये भी आएगी। चलो, 3 तरह के प्रोविडेंट फंड का खेल है ये। सरकारी एम्प्लॉय का जीपीएफ, या इसका दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नॉन गवर्नमेंट में 2 हैं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज। रिकग्नाइज उन प्राइवेट सेक्टर में लगता है जहां मोर देन 20 एम्प्लॉय होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज बड़े प्राइवेट सेक्टर। छोटी छोटी दुकानों पे, छोटी छोटी फैक्ट्रीज पे जहां 20 से कम एम्प्लॉय हो, वहां पे अक्सर कौन सा प्रोविडेंट फंड होता है, बिना रूल, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है, थोड़ा आइडिया हो गया। पीपीएफ और चीज होती है, बता चुका हूं, नॉलेज के लिए नोट्स में भी मैंने दिया है, हालांकि ये इस चैप्टर से कंसर्न नहीं, पर मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए दिया है। तो पेज नंबर 32 की टेबल को अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। 3 तरह के प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, ओके। तो देखना टैक्स लगाने के लिए रूल क्या है, क्या 3 तरह के प्रोविडेंट फंड लिख लो टेबल। क्या, ट्रीटमेंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट है, मीनिंग थोड़ा आइडिया हो गया है क्या। सबसे पहले एसपीएफ या आरपीएफ लिख लो, फिर जीपीएफ, आरपीएफ लिख लो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और फिर लिख लो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉयर्स एनुअल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसमें सरकार डालती है तो माफ है, एग्जम्प्ट है। इसमें कह रहा है एग्जम्प्ट होगा
अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है उसका 12% तक एम्प्लॉयर डाल दे तो माफ, 12% से ज्यादा डाले तो क्या होगा, टैक्सेबल। मान लो सैलरी का मीनिंग पूछे तो सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी मीन्स फॉर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन। सैलरी का मीनिंग ये है जनरल मीनिंग, बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला और कमीशन ऑन सेल। कितनी बार आ चुका है पहले भी, जब अपने लीव इनकैशमेंट पढ़ा तब आया, जब नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा तब आया, जब 1010C में वीआरएस पढ़ा तब आया, और जब हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा तब आया। 4 बार, 5वीं बार अब आ गया है। तो जो 12% करना है एम्प्लॉय की सैलरी का, उसमें क्या होगा, बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की पे स्केल से आती है, डीए प्लेन वाला नहीं, इफ वाला यानी डीपी, वो कमीशन ऑन सेल अगर कोई है साल भर की ये चीजें लेके उसका 12% कर लो, उतना तो माफ, उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, टैक्सेबल। मान लो सैलरी का मीनिंग, सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है 3 लाख रुपए, इन सब चीजों का टोटल। कॉन्ट्री बाय एम्प्लॉयर, कॉन्ट्री बाय एम्प्लॉयर कह रहा है 15% है ऑफ सैलरी, तो भैया कितना माफ है, 12%। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सैलरी के मीनिंग में 3 लाख है, बेसिक, डीए, इफ वाला और कमीशन। 15% कॉन्ट्री कर दिया, 12% माफ है, तो 3% टैक्सेबल है ना, तो कितना हो गया, 9,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सही है, 12% तक माफ है, होता ही नहीं। मालिक कितने कर देगा, इतने नहीं करता, मालिक कर रहे हैं मार्केट में देखें प्रैक्टिकली 8-9%, तो प्रैक्टिकली तो माफ ही होता है वो, लेकिन बुकिश है यहाँ तो 15-18 भी दे देगा बुक्स में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री कर रहा है, तो फालतू वाला क्या होगा, टैक्सेबल। कभी कभी अमाउंट ही दे देता है, हमें कहता है एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्री कर दिया मान लो 50,000 रुपये, तो आपको देखना पड़ेगा फालतू कितना है, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टैक्सेबल। 50 कॉन्ट्री कर दिया लेकिन माफ कितना है, सैलरी का 12%। सैलरी मीन क्या है बता दिया, जनरल वाला, तो कितना फालतू कॉन्ट्री कर दिया, 14। ये क्या हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में, ऐड। समझ आई बात, सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक, डीए, इफ वाला और कमीशन ऑन सेल। अगर मैं पेपर में लिख दूं ना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्री करते हैं आरपीएफ में, बेसिक और डीए का 12%, 10%, 8%, यानी डीए का कॉन्ट्री करते हैं, तो पक्का वो डीए कौन से वाला है, इफ वाला। सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए डीए कौन सा मान लिया जाएगा, इफ वाला। अंडरस्टूड है ना, कि वो कह रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्री कर रहे हैं आरपीएफ में इतने %, किसका, बेसिक प्लस डीए का, तो डीए कौन से वाला होगा, श्योर, इफ वाला, पूरे क्वेश्चन के लिए। थोड़ा अब देखना, मैं कह रहा हूं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 14% ऑफ सैलरी एंड हाफ डीए टू आरपीएफ। सैलरी का और डीए किसका, हाफ का आरपीएफ में डाल रहे हैं जितने भी %, तो इसका मतलब डीए इफ वाला कितना है, हाफ। सारा डीए इफ वाला है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए डीए इफ वाला कितना हो जाएगा, आधा, ऐसे। तो वो चीज भी अपने को देखनी है। चलो, इसमें एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं एग्जाम्प्ट। आपको थोड़ा ये लग रहा होगा ना, ये सरकारी रूल के साथ चल रहा है, बढ़िया, तो इस पे तो 12% से ऊपर पे टैक्स है, इसको माफ़ किया जा रहा है, ये बिना रूल ही चल रहा है, इसको पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये रोएगा भी अनरिकग्नाइज वाला। ये तो 12% माफ़ है, प्रैक्टिकली 12 होता ही नहीं, तो ये माफ़ ही हो जाना है, कहने का मतलब ये चीज़ है। और अब आपके माइंड में एक चीज़ और भी आ रही होगी, क्या, कि जब तीनों में मिला के 7.5 माफ़ का रूल है, क्या 17(2)(7) में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और क्लोज 7 में पढ़ा था, क्या एनपीएस, आरपीएफ, सुपर एनुएशन में सब में मिला के 7.5 से ऊपर हुआ तो टैक्सेबल, 7.5 के अंदर हुआ तो माफ। तो ये इंडिविजुअली देखना है, 12% देखना है, ओवरलैपिंग बिल्कुल हो सकती है। ये बड़े लोगों ने कहा था कि इनकम टैक्स ने ओवरलैपिंग का काम कर दिया। मान लो इंडिविजुअली देख रहा हूं कि सैलरी का 12% से ज्यादा कॉन्ट्री हो गया, ये टैक्सेबल हो गया। मालिक ने कितना कॉन्ट्री किया था, 50। अब एनपीएस में भी किया है, सुपर एनुएशन में किया है, सब मिला के 8.5 है,
तो 7.5 माफ ऊपर का लाख रुपए वो भी क्या होगा, टैक्सेबल। तो हो सकता है कुछ अमाउंट ऐसा हो जिसमें डबल हो जाए, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअली भी देखा जा रहा है और क्लब करके भी देखा जा रहा है। ओवरलैपिंग हो सकती है 2-2 बार, बिल्कुल हो सकती है। ये एक्ट में बिल्कुल क्लियर है, यानी ये समझो कि एक्ट बनाने वालों से रह गया है, आने वाले टाइम में गलती सुधारेंगे, वहाँ 7.5 वाला रूल लगाएंगे तो ये कह देंगे ये वाला रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। ये कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 50,000 रुपये उस टोटल में भी जुड़ रहा है, कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन, एनपीएस एंड आरपीएफ, वहाँ भी जुड़ रहा है, वहाँ 7.5 से ऊपर हो गया वहाँ भी टैक्स, और इंडिविजुअली 12% से ऊपर हो गया तो टैक्स है ही है। 7.5 से ऊपर नहीं हुआ, बस मैं कह रहा हूँ एनपीएस में नथिंग कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, सुपर एनुएशन में नथिंग कंट्रीब्यूटेड, 7.5 तो हुआ नहीं, कितना डाला 50, इंडिविजुअली देखना है 12% से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल, अग्रीगेट करके 7.5 से कम है तो वो परक्विजिट नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये तो टैक्सेबल है। क्लियर, ये इंडिविजुअली देखना है। 12% से ऊपर हुआ तो जितना अमाउंट ऊपर हुआ वो क्या होएगा, टैक्सेबल। क्लियर, लेकिन ये ना बताया मैंने प्रैक्टिकली टैक्स नहीं लगता है। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएफ, हर साल एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है ना जमा पैसे पे, इसको बख्श दो माफ, ऐश करेगा सरकारी आदमी, इसको भी कहते हैं तेरे को बाद में रुलाएंगे, अभी तू ऐश कर, इसको कहते हैं तेरे को ठहर जा, एग्जाम्प्ट अप टू 9.5% पर annum, जमा पैसे पे आरपीएफ पे 9.5% तक इंटरेस्ट लगा तो माफ, उससे ऊपर लगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। प्रैक्टिकली बताऊं तो लगता ही 8-8.5% है, तो माफ ही होता है सबके लिए, लेकिन बुक्स में क्या है, बुक्स में तो 13% कह देंगे लगाए, तो फालतू वाला क्या होएगा, टैक्सेबल। मान लो मैं कह दूं कि राजकुमार डीएवी जैसे या टाटा या रिलायंस ग्रुप में जॉब करता है, राजकुमार पे आरपीएफ एप्लीकेबल है, जिस कंपनी में नौकरी करता है आरपीएफ का रूल है, तो आरपीएफ में बैलेंस पड़ा है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा था मान लो 10 लाख, उस पे इस साल 2021 में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन आरपीएफ बैलेंस, वो क्रेडिट हो गया 12%, यानी कि कितना हो गया, 10 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना लग गया, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 10 लाख का 12% कितना, 120, लेकिन एग्जम्प्ट तो कितना है, एग्जम्प्ट 9.5% है बस, 10 लाख का 9.5% कितना हो गया, 95, और ये 25,000 जो फालतू वाला है ये क्या होएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल होगा, टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी, टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी, ये सैलरी में ऐड कर लिया जाए। क्लियर, 9.5% से ऊपर वाला इंटरेस्ट, और सही बताऊं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 9.5% से ऊपर इंटरेस्ट लग जाए, क्यों, क्योंकि बाजार में इंटरेस्ट बहुत टूट चुका है, हाउसिंग लोन पे तो 6% पे पहुंच गया इंटरेस्ट, रही नहीं, एफडी उफडी के ब्याज देखो, जिसके जमा बेचारा रोता है, कहता है ये ब्याज मिलेगा मुझे, 100 रुपये पे कुछ मिल रहा है 25-30 पैसे का ब्याज, 100 रुपये पे महीने का 25 पैसा, जबकि मार्केट में चलता था 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज, 1.5 रुपये का ब्याज, 1 रुपये का तो हंस खेल के देते हैं लोग, और यहाँ 25-30 पैसे एफडी में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो बैंक का पैसे रखने ना तो चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट छोड़ तू चार्जेस देने पड़ेंगे, 10 लाख तेरे संभाल रहे हैं, ऐसे ही संभाले हम, तो आप पैसे दे, चार्जेस, इंटरेस्ट की बात करता है, ऐसा टाइम आ जाएगा। हालत ऐसे हो रही है, क्यों, पता क्या है, मार्केट में लोन लेने वाले लोग नहीं है, मार्केट में कोरोना की वजह से तो और कमर टूटी पड़ी है व्यापारियों की, लोन लेके करेगा क्या, ठीक है, मार्केट में फ्रस्ट्रेशन हुई पड़ी है पूरी, तो लोन लेने वाले नहीं है और जमा वाले बढ़ते जा रहे हैं, जमा पैसे खर्च नहीं रहे लोग, तो उस ऐसी अनसर्टेनिटी में खर्चते भी नहीं और खर्चने चाहिए भी नहीं। अब ऐसी हालत में गाड़ी नहीं लेने के, छोड़ यार, ऐसी हालत में क्या गाड़ी, क्या खुशी बनाएंगे, पार्टी तो दे नहीं सकते लोगों को इकट्ठा करके, हालत ऐसी अब दोबारा हो रही है। अभी बात चल रही है सरकारों की, स्कूल कॉलेज शायद जहाँ ज़्यादा रश है तो कम कर दें, छोटे बच्चों के बंद, बड़े के तो खैर मुश्किल है, तो जो भी है, तो क्या पता ऐसा हो, तो पैसे जमा ज़्यादा हो रहे हैं और लोन ले नहीं रहे लोग,
स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं रूल, उससे क्या हो रहा है कि जमा ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट की रेट घटती जा रही है और लोगों को लालच दिया जा रहा है लोन ले लो। अब अच्छा टाइम है लोन लेने के लिए, आपने घर बनाना है, कुछ बनाना है, बहुत सस्ता लोन मिल रहा है बैंकों से, ठीक है ना। कोई डर बैंक का लोन का ये है कि किसी वैसी मार्केट में पकड़ लोगे, मांगने आ जाए एक दिन, ला भैया 10 लाख, बैंक का कोई ऐसे तो नहीं मांगेगा, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, EMI भरते रहो। इंटरेस्ट की रेट बहुत कम है, 100 रुपये पे 50 पैसे का इंटरेस्ट महीने का लगभग, बहुत कम है। तो अच्छा टाइम है उनके लिए, और जिन्होंने FDयां करवा रखी हैं उनके लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। क्यों? कुछ बन ही नहीं रहा उनको, ये चीज़ है। तो चलो कितना माफ है? 9.5%। उससे ऊपर वाला क्या होगा? टैक्सेबल। इसको कई बार ऐसे भी दे देता है, देखना कभी कभी ऐसे देता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन RPF बैलेंस एट द रेट 13%, 13,000। तो आप देखो ना टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल इंटरेस्ट 13,000 पे कितने परसेंट के रेट से है? 13। एग्जम्प्ट कितना होता है? तो भैया फालतू वाला क्या होगा? टैक्सेबल। कितना फालतू है? 3.5%। तो 3500 रुपये क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। ये इंटरेस्ट आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, इसको ऐड करो सैलरी में। समझे बात? बोलो कोई डाउट? पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐश कर रहे हैं, कोई नहीं लग रहा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा 9.5 से ऊपर, तो इसलिए क्या है, प्रैक्टिकली तो ये माफ है। चलो अब आ गया टाइम लमसम पेमेंट का। लमसम अमाउंट, लमसम पेमेंट रिसीव्ड ऑन PF अकाउंट। PF बंद, जैसे नौकरी से रिटायर होने पे पैसा वापस मिलेगा, या कभी नौकरी छोड़ने पे भी जो जमा है वापस आएगा। देखो ऐसा है कि इसको तो फिर माफ कर दो, इसको भी अब बहुत हो गया, कहता लाइफ टाइम, जिंदगी भर 12 से ऊपर पे लगता रहा, 9.5 से ऊपर पे लगता रहा, अब माफ। इसको पकड़ोगा, इसको जो पहले तो हर साल माफ होता रहा, अब क्या कहते हैं, इनकम टैक्स इसको कुछ नहीं माफ करने वाला, कहता है होल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। आज तक एम्प्लॉयर ने जितना जमा करवाया एंड इंटरेस्ट दे रहा हूं, उस पे जो इंटरेस्ट लगा वो तो सारा टैक्सेबल अंडर सैलरी, वो तो सैलरी में ऐड कर लो, टैक्सेबल अंडर सैलरी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन टू ये URPF ये भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। मारा गया वो तो, कुछ भी माफ नहीं है। जब रिटायर होगा सब पे क्या लग जाएगा? टैक्स। समझे? जो जिंदगी भर मालिक ने जमा करवाया वो, और उस पे इंटरेस्ट किस में जुड़ जाएगा? रिटायरमेंट वाले साल में सैलरी में। और जो खुद जमा हो रहे थे उस पे इंटरेस्ट कहां आएगा? अदर सोर्स में। बस बच गई एक चीज, खुद का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पे स्केल के अकॉर्डिंग ग्रोस सैलरी पे टैक्स लगाते थे, जो उसके खुद के कट रहे थे वो तो टैक्सेबल हो ही चुके। मैंने अभी क्या बताया पे स्केल वाला, अगर आपकी पे स्केल के अकॉर्डिंग ग्रोस बेसिक सैलरी 15,000 है, मिल कितने रहे हैं? 13,500। 1,500 रुपये कहाँ जमा हो रहे हैं? मान लो अनरिकग्नाइज में। तो हम सैलरी पे स्केल के अकॉर्डिंग कितनी उठा रहे हैं? 15। टैक्स 15 पे लगा रहे हैं, तो जो खुद का कट रहा है 1500 उस पर तो टैक्स लग चुका है, दोबारा लगाएं क्या? वो तो जिंदगी भर ग्रोस बेसिक सैलरी में आके टैक्स लग चुका है, इसलिए उसको छोड़ो, पर उस पर जो इंटरेस्ट लगा उसको तो पकड़ना है। क्लियर? अब देखना मैं क्या कह रहा हूं। राजकुमार जिस कंपनी में नौकरी करता है वहां पे क्या है? बहुत छोटी 10-15 एम्प्लॉई है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चल रहा है। राजकुमार जहां नौकरी कर रहा है वहां पे क्या चल रहा है? अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, वहां अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चल रहा है और वहां पे ऑन रिटायरमेंट उसको पैसा मिला। देखो उसको पैसा मिला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मान लो 2 लाख रुपए या 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के जमा वाले पे इंटरेस्ट है लाख रुपए, ऑन कंट्रीब्यूशन जिंदगी भर में जो खुद का कटा वो भी 5 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन खुद में जो कटा इन RPF अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1 लाख है। तो आप बताओ, इस पे तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है,
ये तो जिंदगी भर ग्रोस बेसिक सैलरी पे स्केल के अकॉर्डिंग टैक्स लगा चुके हैं, जो खुद का कटा वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल। इसको किस चैप्टर में ले जाऊंगा, अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगा जाके। ये 6 लाख रुपए कहां जा जुड़ेगा, टू बी एडेड टू सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, इसको सैलरी में ऐड कर लो। 6 लाख रुपए मालिक वाला और उस पे इंटरेस्ट, सैलरी में क्या कर लो, ऐड। जिंदगी भर नहीं लगाना इनको, जब रिटायर होंगे सारे पे टैक्स। क्लियर, खुद वाले कंट्रीब्यूशन पे भी टैक्स, अदर सोर्सेज। मान लो अगर मैं टोटली 12 लाख दे देता आपको, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और दोनों पे क्या इंटरेस्ट, टोटल 12 लाख है कह रहा है, तो ये नहीं पता कितना एम्प्लॉयर का कितना एम्प्लॉय का, तो ऐसा है सैलरी का काम तो करो, अदर सोर्सेज नहीं पता। आधे कौन से ज्यूम कर लो, टोटल 12 लाख में आधे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री और उस पर क्या है इंटरेस्ट, कहां ले चलो उसे, सैलरी में टैक्सेबल। किस साल में जुड़ जाएगा, जिस साल आप रिटायर होंगे उस साल की सैलरी में ऐड हो जाएगा। सही है, समझे, खुद वाला नहीं निकल सकेगा उस केस में, अपना सैलरी का काम चलाओ। क्लियर, इसमें इनकम टैक्स कहता है भी थोड़ी कंडीशन है, या तो 5 साल की जॉब पूरी होगी हो, या उससे पहले कोई मिस हैपनिंग होगी तो जॉब चली गई हो। 5 साल की जॉब होनी जरूरी है तो माफ है। मान लो आपने 3 साल नौकरी की है कंपनी में, वहां पे कौन सा प्रोविडेंट फंड था, डीएवी स्कूल में नौकरी की, वहां प्रोविडेंट फंड था आरपीएफ, वहां प्रोविडेंट फंड था आरपीएफ, उसमें पैसे जमा हो गए। अब आपने 3 साल बाद स्कूल छोड़ दिया, अब जो वहां से पैसे मिलेंगे वो क्या होंगे, टैक्सेबल, क्योंकि जॉब कम से कम कितने की पूरी हो, 5 ईयर, या फिर 5 ईयर से पहले जॉब जाने की वजह क्या हो, बंदे का हाथ पैर टूट गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बीमार हो गया, जॉब कर नहीं सकता, इस वजह से जॉब चली गई, तो कोई बात नहीं, 5 से कम हुए तो भी माफ। या एम्प्लॉयर की दुकानदारी बंद होगी, कहता मैं क्या करूं, डीएवी स्कूल ही बंद हो गया, कहता मैं क्या करूं, मेरी तो नौकरी अपने आप गई, मेरी क्या गलती है, तो भी माफ। या फिर ऐसा करो, डीएवी स्कूल से आप 3 साल बाद रिटायर हो गए, एक एप्लीकेशन दे दो डीएवी वालों को कि वो आगे पीएफ वालों को सरकार के पास जमा होता है पैसा, ये दूसरे स्कूल में कंटिन्यू कर दो। भाई मैं डीएवी छोड़ के, वो कह रहा है जी मैं जा रहा हूं मान लो जीडी गोनेका में, और जीडी गोनेका पे भी कौन सा प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कहता साहब मेरा ये जो पैसा है ना जीडी गोनेका में कंटिन्यू कर दो, भाई मेरा वहां भी जमा होता रहेगा ऐसे। तो आपका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या है, दूसरे स्कूल वाला भी उसी आईडी पे अटैच हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझो आपको पैसा मिला ही नहीं, पड़ा है वहीं, आगे कंटिन्यू हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, माफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदरवाइज क्या है, ये टैक्सेबल। नीचे कंडीशन है, देख लो, स्टार लगा है टेबल के नीचे, 3 नोट बने हुए हाथ, और उसके नीचे कहता है ये माफ है आरपीएफ वाला, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में माफ है वैसे तो, लेकिन कहता है कंडीशन क्या है, 5 साल की जॉब हो, या इल हेल्थ, या मालिक का बिजनेस बंद होना, ऐसी कोई वजह जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उस वजह से 5 साल से पहले नौकरी गई हो तो भी माफ। या फिर क्या और, या फिर नौकरी गई और ये पीएफ आगे किसी और एम्प्लॉयर के पीएफ में ट्रांसफर हो गया, या कई जगह पता है क्या होता है, एनपीएस होता है। मान लो आप डीएवी में नौकरी कर रहे हो, वहां पे क्या है, आरपीएफ, बाद में आपकी नौकरी छोड़ दिया आपने 3 साल बाद, आपको सरकारी लग गई, सरकारी में कौन क्या चलता है, प्रोविडेंट फंड नहीं, वहां तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम चलती है कई जगह आजकल, जो नए एम्प्लॉय लग रहे हैं, तो आपका आरपीएफ का बैलेंस किधर कन्वर्ट हो गया, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो गया, रिटायर होंगे उसी में और जुड़ते जाएंगे, मिल जाएंगे, तो कोई टैक्स नहीं है। क्लियर, ये रीजन है माफ हो सकता है, कुछ नहीं लिखा, माफ कर देना बस, शर्तें पूरी हैं मान लेंगे। क्लियर, 5 साल हो गई है जॉब, ये चीज है। इसके ऊपर पीपीएफ का पॉइंट क्या बता चुका हूं, और फर्स्ट नोट बता रहा है परसेंटेज ऑफ डीए कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ का मतलब क्या है, डीए पूरे क्वेश्चन के लिए कौन सा हो जाएगा, इफ वाला हो जाएगा। और एक देखना चालाक एम्प्लॉय क्या करता है, एक चालाक एम्प्लॉय क्या करता है, जिंदगी भर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाले स्कूल में चल रहा है, वो समझे, जिंदगी भर कौन से स्कूल में चल रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड में या कंपनी में चल रहा है, जहां पे प्रोविडेंट फंड कौन सा है, अनरिकॉग्नाइज्ड। टैक्स लगा कब लगेगा, जब वो रिटायर होगा, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड में तो ही लगता है जब वो रिटायर होगा। रिटायरमेंट से पहले उसने क्या कर लिया, बिफोर रिटायरमेंट
उसने आपका जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था ना वो आरपीएफ में कन्वर्ट करवा लिया, कन्वर्टेड, क्योंकि वो जाके जॉब लगा जहां पे आरपीएफ था। पहले वो छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल में नौकरी करता था, 20 साल नौकरी की वहां पे पैसे कौन से पीएफ में जमा हो रहे हैं, अनरिकग्नाइज, जिंदगी भर माफ होता रहा। जब रिटायर होगा तो ही टैक्स लगेगा ना, रिटायरमेंट से पहले वो जाके डीएवी में लग गया, वहां पे प्रोविडेंट फंड कौन सा था, रिकग्नाइज। अब जब रिटायर होगा तो कहेगा मेरे को कौन से पीएफ से मिले हैं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिले हैं, इसलिए मुझे क्या कर दो, माफ। अब वो ये कहेगा चालाक है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा कर पाएगा वो? नहीं, सरकार कहेगी मानो तेरा शुरू से ही आरपीएफ होता तो क्या होता, उस थ्योरी पे आ जाएगी सरकार। शुरू से ही अगर आरपीएफ होता तो क्या होता, उसी हिसाब से क्या है, शुरू से जो टैक्स लगना चाहिए वो भर दे, सरकार ये कहेगी। मैं ये कह रहा हूं 20 साल से वो क्या है, पास्ट 20 ईयर से कहां जॉब कर रहा है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर 20 साल पहले से ही आरपीएफ होता, हर साल जाओ 20 साल पीछे, हर साल देखो, अगर उस वक्त आरपीएफ होता अनरिकग्नाइज की जगह तो कितने पे टैक्स लगता, 19 साल पहले, 18 साल, 17 साल, ऐसे 20 साल में जाके झांकना पड़ेगा। और ये रूल आज क्या है, 12%, 9.5, बीच में ये 12 भी था, 12 ये इंटरेस्ट 12, बीच में ये 12 और ये 8.5% भी था, आजकल ये 12 और 9.5 है। तो अगर कोई बंदा आपके पास ऐसा आया कि साहब मैं पहले नौकरी कर रहा था अनरिकग्नाइज वाली कंपनी में, अब मैं लग गया नौकरी वहाँ से छोड़ के रिकग्नाइज वाली में, तो एक मैंने सुना है ऐसे करके पंगा होता है कि शुरू से खाता खोलो दोबारा, शुरू से ही आरपीएफ होता तो कितना कितना अमाउंट टैक्सेबल होता, उस पर टैक्स बच गया तेरा आज भर। तो आपको पिछले सालों का खाता खोल के चेक करना पड़ेगा, फालतू जो बचा तब उस पर टैक्स लगाना होगा, क्योंकि अब जब रिटायर होगा तब तो माफ ही होएगा, क्योंकि आरपीएफ में क्या होता है, जब रिटायर होगा माफ। बस एक काम है, तेरा पुराना हिसाब खोल लेंगे हम। बुकिश स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी काम का नहीं, आप 20 साल के अकाउंट ऐसे नहीं खोल सकते, ना इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉइंट काम आ सकता है कि सीए के पास ऐसा केस आया हो और वो उसकी 20 साल की रिटर्नें खोले दोबारा। पहली बात तो ढूंढे नहीं मिलनी, इतनी पुरानी मिल गई तो इतने पुराने रूल नेट पे ढूंढने पड़ेंगे, उस साल कितना माफ होता था आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वगैरह, इस तरह से। तो ये बता रहा है ट्रांसफर्ड बैलेंस सेक्शन 1717 है, ये 1727 तो परक्विजिट का था 7.5 लाख वाला, 1717 है कि भाई शुरू से ही आरपीएफ मानते हुए जो माफ हुआ है उस पे टैक्स। पर ये रूल बड़े अलग अलग थे पहले, किसी वक्त तो कह रहा है कि जमा पैसे पे 10% माफ होता था, ये 12% होता था, फिर कुछ सालों बाद ये क्या है, ये 12 और ये 9.5, और कुछ देर ये 12 और ये 8.5 भी रहा। तो मुझे इसमें नहीं जाना क्या था पास्ट में क्या नहीं, थ्योरी का पॉइंट है, समझ आया। तो आप देखो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन मैंने यहां क्यों नहीं लिया, वो तो ग्रोस बेसिक सैलरी पे स्केल वाली पे टैक्स लग गया होता है, तो वो तो टैक्सेबल हो ही गया। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो इसमें माफ, इसमें माफ। आरपीएफ वाले में 12% से ऊपर सैलरी का मीनिंग आपको पता ही है, टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस जमा पैसे पे, इसमें 9.5% के हिसाब से माफ, फालतू वाला टैक्सेबल। और जो लमसम जब पैसा मिलता है तब क्या रूल है वो मैंने बता दिया आपको, सही है। इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे सब समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ, क्या कहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। अब आपका काम है सारे रूल पिछले एक साथ याद करो, क्वेश्चंस थोड़े से और करेंगे तो प्रैक्टिस होगी अपनी क्वेश्चंस करके रूल्स की। क्वेश्चंस नहीं याद होंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। 45वां क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है 45 में कह रहा है एक इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी 24,000 रुपये महीने की है, तो कह रहा है पर मंथ 15% ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्री कितना करता है 14, हमें तो पंगा एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का ही है। चलो, कहता है इसको रेंट फ्री हाउस भी मिला हुआ है मुंबई में, कहता है उसको एम्प्लॉयर से 32,000 का बोनस भी मिला है, इंटरेस्ट पीएफ में 10% लगा है 2,000 रुपये का। तो 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए ग्रोस सैलरी निकालो। अगर प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में सरकारी वाला हो एसपीएफ या आरपीएफ हो, तो अगर एसपीएफ हो तो क्या होगा और अगर आरपीएफ होगा तो क्या होगा। पहले तो मुझे बताओ कि भाई बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी इस आदमी की
बेसिक 24,000 इंटू 12 288। और क्या मिलता है इसको? बोनस। कितने रुपए मिलता है? 32,000 बोनस। और इसे क्या मिला हुआ है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। कौन से शहर में मिली हुई है इसे? मुंबई में। मुंबई बहुत बड़ा शहर है जिसकी झुग्गी झोपड़ी में 25 लाख झुग्गी झोपड़ी है धारवी के अंदर, और एक झुग्गी झोपड़ी में 4-5 आदमी भी रहते हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन तो झुग्गी झोपड़ी की है बॉम्बे में। तो कितना बड़ा शहर है। झुग्गी झोपड़ी भी उस शहर के अकॉर्डिंग। बेसिक सैलरी, DAF वाला, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंसेस, लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस। था ना रेंट फ्री अकोमोडेशन का ये रूल। तो बस सैलरी का मीनिंग में कितना आ गया? ये सैलरी के मीनिंग में ये 320 का 15% कर लो, 48,000। ओके, अब बात करता हूं अगर SPF है तो सरकार का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन SPF कितने परसेंट है? 14, माफ है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन SPF बैलेंस एट द रेट 10% 2,000, ये भी क्या है? ये भी एग्जाम्प्ट है सरकारी के लिए। ओके, तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी? 368। बोलो कोई डाउट? और इसमें आऊंगा अगर RPF वाला केस है अगर दूसरा, तो ये बेसिक सैलरी तो वही है 288, बोनस भी कितना है? बोनस भी 32 वही है। जो RFA है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो भी सेम है। बॉम्बे वाला घर 288 और 32 वो भी सेम है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। 320 का 15% कितना हो गया? 48, ये सेम है। अब देखो एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर 12% इन RPF कितना? सैलरी का 12%, कितना कर दिया? 14, माफ कितना है? 12। 2% सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी। DAF वाला है? DAF वाला है ना? कमीशन ऑन सेल है तो, और बोनस तो आता ही नहीं इसमें, जनरल मीनिंग है। करो 288 का 2%, 14% डाल है ना। खुद का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इसमें से ही ग्रोथ सैलरी में आ चुका है, छोड़ो। अब लो इंटरेस्ट एक्सेस ओवर 9.5% पर एनम ऑन RPF बैलेंस, कितना लगा इंटरेस्ट? 2,000 पे। कितने परसेंट है? 10, माफ कितना है? 9.5, आधा परसेंट कर लो। 2,000 बटा में 10% इंटू आधा परसेंट, तो ग्रोस सैलरी कितनी आ गई? बोलो। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे सकते हैं अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं करते तो 50,000 की वो डिडक्शन दे सकते हैं। इसमें BAC का कोई पंगा नहीं, सबके लिए सेम है। BAC जहाँ जहाँ था वो मैंने बता दिया आपको। अलाउंसेस में बड़ा पंगा था उसका, LTC में पंगा है मेन तो, और डिडक्शन कोई नहीं मिलती 115 BAC वाले को, वहाँ पंगा है। समझ आया ये वाला रूल? PF का ये वाला रूल, कोई डाउट इसमें? PF के रूल में इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लो 46, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये फंडा सारा क्या है 115 BAC का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है देखना, 1 मिनट में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 46 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये कह रहा है कि बेसिक सैलरी R की कंपनी बेंगलोर में नौकरी करता है, 10,000 रुपये महीना है, तो बेसिक सैलरी लेना कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ। कितने रुपये होगी? 1,20,000 होगी। ओके, फिर क्या कहता है? DA 6,000 रुपये महीना है। DA 6,000 इंटू 12 कितना हो गया? 72,000। ठीक, और 50% DA वाला है। चलो कहते इसे कार मिली है, यूज ऑफ कार। एक बात बताओ, क्या ये एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? बिल्कुल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। हाँ है, क्यों? क्योंकि इसकी 50,000 डिडक्शन दे के भी क्या है ये आदमी 50,000 से बहुत ज्यादा वाला है। कार कौन सी है बताओ? 1.8 लीटर की गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर के साथ मिली है, बट एम्प्लॉयर इससे 600 रुपये ले रहा है, मिक्स चलती है। लार्ज कार है, लार्ज कार, मिक्स यूज है, मिक्स यूज।
बड़ी गाड़ी विद ड्राइवर है, विद ड्राइवर। बड़ी गाड़ी मिक्स चलती हो तो 2400 रुपये महीना, 900 ड्राइवर का, 3300 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने का कितना बनना चाहिए। लेकिन अमाउंट चार्ज एम्प्लॉयर फ्री नहीं दे रहा, ले रहा इससे 600 रुपये महीना ले रहा है, 12 महीने के कितने ले लेता है 7200। तो टैक्सेबल कितना आ गया, सीधी बात है 3300 में 600 ले लेता है, 2700 रुपये महीना टैक्सेबल हो गया। आगे चलो, कमीशन ऑन सेल कितना है। कमीशन बड़ी गाड़ी में 2400 होता है, छोटी गाड़ी में 1800 होता है, तो ये बड़ी गाड़ी थी, ओके। ड्राइवर का 900 रुपये जोड़ा। कमीशन ऑन सेल, टर्नओवर जो है 10 लाख की है, उस पर 2% कमीशन मिलेगा, तो कितना हो गया 20,000। फिर बोनस है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, कितने का 16,000। कहता है इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं, किराए पे लेके दिया 9,000 रुपये महीना, और उसमें फर्नीचर भी का किराया भी भरा है 1500। तो आप मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन का बताओ क्या करूं। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। याद है ये रूल बताया था मैंने आपको। एम्प्लॉयर कितना किराया देता है 9,000 रुपये महीना, 12 महीने का कितना देता है एम्प्लॉयर 1,08,000, या फिर आपकी सैलरी का 15% कर लो, 15% सैलरी का। सैलरी में क्या गया, बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला, डीए इफ वाला कितना हो जाएगा आपको। डीए 6,000 के हिसाब से 72,000 मिलता है, लेकिन आधा डीए कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, ओके। कार फैसिलिटी आता नहीं, कमीशन ले लो, कितना है कमीशन 20,000, बोनस ले लो, कितना बोनस है 16,000। इन सब का टोटल करो तो सैलरी कितनी आ गई बोलो 192,000। इसका 15% 28,800। दोनों में से कम क्या है 28,800, लेकिन अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर कितना हो जाएगा। कितने ले रहा है एम्प्लॉयर इससे, एम्प्लॉयर इससे ले रहा है 1500 रुपये महीना, तो 12 महीने का कितना ले। अच्छा फर्नीचर है वो, एम्प्लॉयर कुछ नहीं ले रहा, ओके ठीक है। फिर तो आप रेंट ऑफ फर्नीचर और जोड़ो, मालिक किराया भर रहा है कितना 1500 रुपये महीना, फर्नीचर का किराया भर रहा है तो 18,000 रुपये और जोड़ लो। अपना फर्नीचर होता तो 10% पर एनम जोड़ता, तो कितना आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू बोलो 46,800। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कितने का आ गया 46,800। ये आंसर ग्रोस सैलरी विदाउट पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, उसके बिना आंसर आ गया कितना 307,200। अगर तो वो सरकारी आदमी एसपीएफ कॉन्ट्री और उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा माफ, तो आंसर क्या आ जाएगा ग्रॉस सैलरी यही आ जाएगी 307,200, यही आ जाएगी ना। अगर सरकारी हुआ तो कंट्रीब्यूशन भी माफ है और इंटरेस्ट भी क्या है माफ, लेकिन अगर सरकारी ना हुआ तो देखना नीचे क्या कह रहा है। कह रहा है पॉइंट नंबर 7 में 15% सैलरी का पीएफ में डाला है और इंटरेस्ट लगा है 14% के हिसाब से 14,000। अगर पीएफ कौन सा हो सेकंड, आरपीएफ हो तो बाकी इंफॉर्मेशन सेम है, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप बस पीएफ देख लें। एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बोलो, एक्सेस कंट्री बाय एम्प्लॉयर 14% कर दिया ना मालिक ने, कितना माफ होता है 12, तो 2% किसका बेसिक सैलरी 120, डीएफ वाला कितना है 36, कमीशन ऑन सेल कितना है 20। देखना डीए मैंने आधा लिया है, बेसिक डीए इफ वाला आधा है और कमीशन ऑन सेल बस जोड़ो कितना आ जाएगा 2%, 15 है क्या। अच्छा इंटरेस्ट 14 है, कॉन्ट्री 15 है, तो 3% करना होगा। वो ना इंटरेस्ट है 14%, कॉन्ट्रीब्यूशन 15% है। चलो 5 टू एक्सेस इंटरेस्ट ओवर 12% इन आरपीएफ। फालतू इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, फालतू इंटरेस्ट है 14%, 14,000 रुपये 14% के हिसाब से,
और 14 माइनस 12 2% टैक्सेबल हो जाएगा कितने रुपए 2000 9.5 ओके 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 इंटरेस्ट है 9.5 यस कितना ये 4.5% फालतू हो गया यस कॉन्ट्री 12 माफ है इंटरेस्ट कितना माफ है 9.5 तो कितना हो गया ये 4500 तो आंसर क्या बनेगा करना 3 किसी को भी डाउट और अगर ये अनरिकग्नाइज हुआ तो हर साल का इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन क्या होता है माफ तो आंसर माफ होने की वजह से यही रह जाएगा यानी एसपीएफ और अनरिकग्नाइज में तो ये दोनों माफ ही हैं तो आंसर क्या रह जाएगा 3,07,200 ही रह जाएगा लेकिन आरपीएफ वाले में पंगा है लिमिट है माफ होने की समझ आया इससे ये पॉइंट बोलो कोई डाउट इसको पढ़ के आओ कोई भी डाउट हुआ देखेंगे एक रूल छोड़ के सारा कुछ हो गया बस थोड़े से क्वेश्चन है चैप्टर खत्म हो जाएगा अब बात यह है कि आप पिछले रूल अच्छे से पढ़ो ठीक है